प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग प्रथम की इस व्याख्यान माला में आपका स्वागत है। आज हम कहानी पर चर्चा प्रारंभ करेंगे और सर्वप्रथम उसने कहा था कहानी के कहानीकार के परिचय के साथ हम इस कहानी के बारे में चर्चा प्रारंभ करेंगे और तत्पश्चात उसने कहा था कहानी पर हम एक चर्चा करेंगे और उसके बाद आने वाली अन्य कहानियाँ जो आपके पाठ्यक्रम में दी गई है उनको भी देखते हुए हम पाठ्यक्रम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में जानकारी लेंगे और गुलेरी जी की जीवनी क्या थी, कैसे वो रहे, कैसे कहाँ उनका जन्म हुआ, कौन उनके माता पिता रहे, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को चलाया और किस तरह से अपनी रचनाओं को एक स्वरूप दिया, कौन सी रचनाएं हमारे सामने इनकी आई, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। गुलेरी जी हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा नाम रहा है और एक खास बात इनकी कि साहित्य में तो नाम है ही, लेकिन इनका अपने जीवन में जो वेधशालाएं भारत की थी उनके साथ इनका जीवन जुड़ा रहा है। इनके जीर्णोद्धार में और इनसे जुड़े शोध कार्य में इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और इनके पुनर्गठन के लिए गठित जो मंडल था उस मंडल में भी इनको जो है ले लिया गया और द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स शीर्षक से जो अंग्रेजी ग्रंथ की रचना थी वो भी इनके द्वारा की गई। चलिए, ये तो था इनका एक सामान्य परिचय। सबसे पहले हम आते हैं इनके जन्म पर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1983 को गुलेर नामक गांव में, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है, उसमें हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम शास्त्री और इनकी माता का नाम लक्ष्मी देवी था और लक्ष्मी देवी जो है इनके पिता की तीसरी पत्नी थी। अब हिमाचल के तो थे, पैदा भी हिमाचल में हुए, लेकिन पंडित शिवराम शास्त्री अपने रोजगार के लिए मान लीजिए या ये मान लीजिए कि अपनी विद्वता के कारण जयपुर आ गए, अर्थात राजस्थान में आ गए और वहीं इन्होंने अपना जीवन बिताया था। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो बहुत अधिक प्रतिभा के धनी थे और इन्होंने अपनी इस प्रतिभा के फलस्वरूप ही, अपने अध्ययन के फलस्वरूप ही बचपन से ही संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेजी है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, इन इतनी अधिक भाषाओं पर अपना जो है नियंत्रण पा लिया था, इन पे अपना अधिकार कर लिया था और अधिकार भी सामान्य नहीं, बहुत अच्छा अधिकार इन पर कर लिया था। और अपभ्रंश भाषा भी इनके अधिकार क्षेत्र से छुपी हुई नहीं रही और कुछ जब बड़े हो गए तो आपकी इन भाषाओं में और अधिक वृद्धि हुई। उसमें मराठी, बंगला, लैटिन, फ्रेंच और जर्मन आदि भाषाएं भी इसमें जुड़ती गई। इसके साथ साथ इनके अध्ययन का क्षेत्र जो है वो भी काफ़ी विस्तृत रहा। इन्होंने साहित्य है, दर्शन है, भाषा है, विज्ञान है, प्राचीन भारत का जो इतिहास है उस पर भी इन्होंने काफ़ी हद तक लिखा। और गुलेरी जी ने इनको लिखने के साथ साथ जगह जगह पर, स्थान स्थान पर वेद है, उपनिषद है, सूत्र है, पुराण है, रामायण है, इनके जो संदर्भ हैं उनके संकेत भी इन रचनाओं में आपको मिल जाते हैं। इसीलिए इनकी रचनाओं को समझने के लिए जरूरी है कि पाठक भी इनकी रचना शैली को समझे और उन जानकारियों को ले जो कि ये हमें देना चाहते हैं। तो पहले से उसकी जानकारी होना, अर्थात भारतीय संस्कृति से, भारतीय वाङ्मय से थोड़ा बहुत परिचय पाठक का होना जरूरी है। कि हालांकि इनकी शैली उदाहरणात्मक है, भाषा की शैली इनकी उदाहरणात्मक है,
लेकिन उसके बावजूद कुछ उदाहरण देते हैं, कुछ आशा करते हैं कि पाठक अपने पास से उनको जोड़े। इसलिए कहते हैं कि इनकी रचनाओं को वही समझ सकता है जो कि इनकी रचना शैली को या इनकी जो बातें हैं उनको अच्छी तरह से जानता हो। आपकी शिक्षा का जहाँ तक सवाल हुआ है, वो शिक्षा इनकी जयपुर में घर में ही हुई। संस्कृत भाषा, वेद पुराण और इन सब का अध्ययन, इसके साथ साथ चूँकि ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे तो पूजा पाठ हुआ, संध्या वंदन हुआ, धार्मिक कर्म कांड हुआ, इसका इन्हें वातावरण मिला तो इनका प्रभाव भी आप पर रहा और ये चीज़ें इन्होंने वहाँ से सीखी। और चंद्रधर शर्मा ने इन सभी संस्कारों को अपने विद्यार्थी जीवन में भी स्वीकार किया और आगे भी इन पर चलते रहे, लेकिन कट्टरता से नहीं चले। वो बात आगे आपके स्पष्ट हो जाएगी। और सर्वप्रथम इनकी बुद्धि का ज्ञान तब सामने आया जब 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने भारत धर्म मंडल के विद्वानों के सामने संस्कृत में भाषण दिया, और भाषण भी बड़ा ज़बरदस्त था, और वहाँ से इनकी जो है कीर्ति प्रारंभ हो गई थी। और जहाँ तक उस समय टेलीग्राम बहुत बड़ी चीज़ होती थी, आज तो आपके लिए टेलीग्राम जो है एक भूतकाल की चीज़ हो गई है, तो अंग्रेजी का टेलीग्राम भी वो उस समय पढ़ लिया करते थे। इन्होंने अपनी सभी कक्षाएं जहाँ तक पढ़े प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, यहाँ तक कि बीए की परीक्षा भी आपने प्रथम श्रेणी में पास की या उत्तीर्ण की। आप तो सोचते होंगे बीए का क्या है, लेकिन उस समय बीए बहुत बड़ी चीज़ होती थी, लोग पहली दूसरी पढ़े हुए भी नहीं मिलते थे। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त की, वहाँ भी प्रथम श्रेणी में प्राप्त हुए। फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए भी प्रथम श्रेणी में प्राप्त किए और विश्वविद्यालय में आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रयाग विश्वविद्यालय से भी प्रथम श्रेणी में आपने जो है निकले, जहाँ वो पढ़े। आगे की पढ़ाई जो है वो अपने पारिवारिक हालत मान लीजिए या परिवार की स्वास्थ्य संबंधी जो कारण है मान लीजिए, आप जो है विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ पाए, हालांकि इनका स्वाध्याय निरंतर जारी रहा। अब आते हैं आपके कैरियर पर। आपने जीवन को किस तरह से गुजारा, किस किस तरह के काम आपने किया। आपने अध्ययन काल के दौरान ही 1900 में जयपुर में नगरी मंच की स्थापना में योगदान दिया और 1902 में मासिक पत्र समालोचक का संपादन भी किया, उसका भार संभाल लिया। और उसके बाद विशेष कारणों से या कह सकते हैं प्रसंगवश आपने कुछ वर्ष काशी की नागरी प्रचारिणी सभा के संपादक मंडल में सम्मिलित होकर भी कार्य किया। उन्होंने देवी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तक माला और सूर्य कुमारी पुस्तक माला का संपादन किया और इसके साथ साथ नागरी प्रचारिणी सभा के सभापति भी रहे। और आप हम सब जानते हैं कि नागरी प्रचारिणी सभा का हिंदी के विकास के योगदान में बहुत बड़ा हाथ रहा है। चूँकि आप जयपुर के राज पंडित के कुल में जन्म लेने वाले थे, लिया था, इसलिए विविध राजवंशों से भी आपका काफ़ी संबंध रहा। यही कारण रहा कि आप पहले क्षेत्रीय नरेश जयसिंह और फिर जयपुर राज्य के सामंत पुत्रों के अजमेर में मेयो कॉलेज में अध्ययन के दौरान उनके अभिभावक भी रहे। और 1904 में गुलेरी जी मेयो कॉलेज में अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे और वहाँ इन्होंने काफ़ी अधिक मान सम्मान भी प्राप्त किया, क्योंकि आप बहुत अनुशासन में रहने वाले अध्यापक थे और उस अनुशासन को बच्चों पर भी लागू करते थे और शिष्यों में भी काफ़ी लोकप्रिय रहे। इसके बाद इनको जो है मदन मोहन मालवीय जी ने इनका नाम सुना तो उनको हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में बुला लिया। 1916 में आपने मेयो कॉलेज में ही संस्कृत विभाग में अध्यक्ष पद संभाल लिया और 1920 में मदन मोहन मालवीय के यहाँ बनारस में आकर के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक विभाग हुआ था, प्राच्य विद्या विभाग,
जिसमें प्राचीन काल की जो विद्याएं थी उनके बारे में जानकारी ली जाती थी या पढ़ी जाती थी, वहाँ आकर के विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्य करने लगे। 1922 में प्राचीन इतिहास और धर्म से संबंध जो मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ थी वहाँ, उसमें आपने प्रोफेसर का कार्यभार भी देखा। और इस बीच जो है इनके परिवार में भी कई दुखद घटनाएं हुई, जिसके कारण कि आपके इस कार्य में थोड़ी सी बाधा भी पैदा हो गई। अब आते हैं इनकी रचनाओं पर। चंद्रधर शर्मा हम जानते हैं निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध है, एक कवि के रूप में भी प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनके 100 से अधिक निबंध हमारे सामने हैं। और 1903 में जयपुर में जैन वैद्य के माध्यम से समालोचक जो पत्र जो निकला था उसका संपादन भी आपने किया। और उस समय उसको संपादित करते समय आप जो है अपने निबंध और अपनी टिप्पणियां दे करके उस पत्र को बड़ा ही रोचक आपने बनाए रखा, उसको जीवंत आप बनाए रखा। और चंद्रधर शर्मा के जो अधिकतर निबंध हैं वो उसके विषय हैं, वो इतिहास से जुड़े हुए हैं, दर्शन से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, मनोविज्ञान और पुरातत्व संबंधी हैं। तो हम देखते हैं कि इनकी विषय वस्तु जो है वो विविधताएं लिए हुए है, काफ़ी विस्तार लिए हुए। और 39 वर्ष की अवधि में ही आपका देहांत हो गया था। तो 39 वर्ष की उस छोटी सी अवधि को देखते हुए यदि गुलेरी जी के रचना को देखें या रचना की मात्रा को देखें या परिमाण को देखें, तो उसमें जितना वैविध्य हमको दिखाई देता है वो हमको विस्मित कर देता है, विस्मित कर देता है। उनकी रचनाओं में कहानियाँ भी है, आख्यान भी है, ललंद भी है, गंभीर विषयों पर विवेचनात्मक जो निबंध हैं, शोध पत्र हैं, संपादकीय टिप्पणियां हैं, पत्र विधा में लिखी गई कहानियां हैं, इसके अलावा टिप्पणियां हैं, समकालीन साहित्य है, समाज है, राजनीति है, धर्म है, विज्ञान है, कला है, और जितने भी विषय चाहे वैदिक हो, चाहे पौराणिक हो, चाहे साहित्यिक हो, चाहे पुरातत्व के संबंध में हो या भाषा के संबंध में हो, उन सब पर आपने प्रबंध लिखे, लेख लिखे, टिप्पणियां लिखी। और 39 साल के छोटे से जीवन काल में इन्होंने कोई बहुत बड़ा ग्रंथ या स्वतंत्र ग्रंथ तो नहीं लिखा, लेकिन फुटकर रूप से आपका साहित्य काफ़ी विविधता लेकर के और जीवन के या दुनिया के बहुत से विषयों को समेटे हुए अपने भीतर हमारे सामने आता है। और इन सब को लेते हुए सहेजते हुए आपने लिखा। और ख़ास बात ये है कि इनका लेखन कार्य जो है वो अकादमिक है और शोधपरक है। ये नहीं कि खाली कहानियाँ कहानी के लिए लिख दी, निबंध खाली अपनी बात को कहने के लिए लिख दिया, नहीं। वहाँ इनकी शास्त्रज्ञता है, इनका पांडित्य है, वो उन कार्य में उनका स्पष्ट रूप से हमको दिखाई दे जाता है। और यही कारण रहा कि आप एक खुले दिमाग के व्यक्तित्व को लेकर के हमारे सामने आते हैं। मानवतावादी आपका दृष्टिकोण है, समकालीन समाज, धर्म है, राजनीति है, उनसे आपका सरोकार यहाँ हमको दिखाई देता है। और लोक से जो सरोकार इनका रहा है उससे हम कतई तौर पे मना नहीं कर सकते कि वो ऐसे साहित्यकार रहे होंगे जो लोक से हट कर के रहे होंगे। पुरानी हिंदी जैसी अकादमिक और महर्षि च्यवन का रामायण जैसी शोधपरक रचनाओं में भी आपको इनके जो सरोकार हैं, जो लोक से जुड़े हुए हैं, वो दिखाई दे जाते हैं। इनकी जो विचारधारा जो है वो बिल्कुल आधुनिक थे। प्राचीन जो बंधन थे, विचारों में जो एक बंधन था उसके आप विरोध थे और उसको तोड़ने की आप हर जगह अपनी रचनाओं में कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। अब आते हैं इनकी रचनाओं में हम कुछ निबंधों के बारे में जानकारी लेंगे। इन्होंने निबंध भी लिखे थे, हमने कहा निबंधकार है, 100 से अधिक इन्होंने निबंध लिखे हैं, जिनमें शेषुनाग की मूर्तियाँ, देवकुल,
पुरानी हिंदी, संगीत, कछुआ धर्म, आँख, मोरसी मोही कुठा इत्यादि जो है प्रमुख निबंध रहे हैं। कुछ इनकी कविताएं भी जो है प्रसिद्ध हुई। उनमें एशिया की विजयदशमी, भारत की जय, बैनोक वर्ण, आहिताग्नि, झुकी कमान, स्वागत, ईश्वर से प्रार्थना इत्यादि प्रमुख कविताएं इनकी रही है। इनके 4 कहानी संग्रह भी हमारे सामने आते हैं। उसने कहा था, दूसरा सुखमय जीवन और तीसरा बुद्धू का कांटा। लेकिन आपको जो प्रसिद्धि मिली वो मिली 1915 में जो सरस्वती पत्रिका मासिक छपती थी, उसमें एक कहानी छपी थी, उसने कहा था, और वो आपके पाठ्यक्रम में भी है। उसने आपको बहुत अधिक प्रसिद्धि दिला दी। और चाहे कहानी शिल्प की दृष्टि से देखो या विषय वस्तु की दृष्टि से देखो, आज भी वो कहानी मील का पत्थर मानी जाती है, क्योंकि वो कहानी उस समय अपने समय से बहुत आगे लिखी गई थी। फ्लैशबैक में जाकर के ये कहानी लिखी गई है, वर्तमान में नहीं है कहानी, बल्कि जिस व्यक्ति पर ये घटना घटित होती है वो उसको याद करता है फ्लैशबैक में जा कर के, और वो भी मरते समय। तो आप देखिए, उस समय इस तरह की कहानियाँ नहीं लिखी जाती थी। तो ये एक नया उन्होंने दृष्टिकोण दिया था कहानी लेखन का, और विषय वस्तु भी इसमें बड़ी ज़बरदस्त है। तो इनको इससे बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली थी। लेकिन इसका एक नुकसान ये हुआ कि आपका एक विद्वान होने का जो रूप था, विविध विषयों में आपकी जो गहन जानकारी थी, उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया। लोग सिर्फ एक कहानीकार के रूप में, वो भी खास तौर से उसने कहा था कहानी के लेखक के रूप में या उसके कहानीकार के रूप में ही आपको जानने लग गए। बाकी इनका जो निबंधकार का स्वरूप है, वो भी ऐसा निबंधकार जो इतिहास में भी गहन दृष्टि रखता है, दर्शन में भी गहन दृष्टि रखता है, इतिहास पे भी पूरा प्रभाव रखता है अपना। इसके अलावा विज्ञान और जो वेद हैं उन पे भी पूरा ज्ञान रखता है, ज्योतिष पे भी पूरा ज्ञान रखता है। उनकी ये विशेषताएं हम लोगों के सामने नहीं आ पाई, जो कि उसने कहा था के कारण छुप गई थी। तो आज हमने जो चर्चा की है उसमें इनके उस रूप को भी हमने देखने की कोशिश की है, जो कि अक्सर हमारे सामने नहीं आता है। और सन 1922 में 12 सितंबर को आपका देहावसान हो गया, और उस वक्त आपकी आयु सिर्फ 39 वर्ष थी। पीलिया हुआ और पीलिया के कारण आपकी मृत्यु हो गई। आज तो पीलिया एक सामान्य रोग माना जाता है, लेकिन उस समय पीलिया काफ़ी खतरनाक रोग माना जाता था। उसका इलाज भी जल्दी से नहीं हो पाता था। तो वो इस बीमारी के कारण हमारे बीच से समय से पूर्व ही परलोक गमन कर गए। और लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने हिंदी साहित्य को इतना दिया कि आज हम यदि अध्ययन करें तो इन पे अनेकों ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, शोध कार्य इन पर किया जा सकता है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इनकी तरफ अभी तक ध्यान नहीं दे पाए हैं। आज के लिए हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी पर इतनी ही चर्चा हम करेंगे। इसके बाद हम अगले व्याख्यान में इस कहानी के जो मुख्य है या इस कहानी का जो सारांश है उस पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।